Morning everyone, welcome to Champions Camp। 70 डेज चैलेंज का आज हमारा 5th डे है। आज हम पॉलिटी को कंप्लीट करेंगे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, यहाँ पे एक क्वेश्चन बन सकता है कि कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ किस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू आया था। तो आपको 97 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट या एक्ट याद रखना है। साथ में ये भी पूछ सकता है कि कोऑपरेटिव सोसाइटी से रिलेटेड कौन से आर्टिकल हैं। तो आपको आर्टिकल 19, आर्टिकल 43B, आर्टिकल्स 243 जेड एच 2, 243 जेड टी, आपको ये बस आर्टिकल जिसका रेंज आपको याद होना चाहिए। साथ में कौन सा इसमें एक नया पार्ट ऐड किया गया था, तो आपको पार्ट 9B भी याद रखना है। एक क्वेश्चन यहाँ पे और बन सकता है कि जो मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं किसी भी कोऑपरेटिव सोसाइटी में वो कितने हो सकते हैं। तो आपको 21 याद रखना है। उसके बाद इस चैप्टर से क्वेश्चन बनने की पॉसिबिलिटी ऑलमोस्ट 0 है, जो मैंने बताए हैं। उसके अलावा नेक्स्ट चैप्टर ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट, अगेन यहाँ पे पार्ट 17 आपको याद रखना है और आर्टिकल्स यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको आर्टिकल्स 343 टू 351 आपको ध्यान में रखना है। इसमें पहला क्वेश्चन आ सकता है कि जो हिंदी किस स्क्रिप्ट में लिखा गया है, तो आपको देवनागरी स्क्रिप्ट याद रखना है और ये ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द यूनियन है। उसके बाद ये क्वेश्चन लास्ट ईयर ही आया था कि जो इंग्लिश का यूज है वो कितने साल तक स्टार्टिंग में आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन किया जाएगा। तो 15 ईयर्स आपको याद रखना है। उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन में ये भी प्रोविज़न किया गया था कि हर 5 साल बाद और 10 साल बाद वहाँ पे प्रेसिडेंट एक कमीशन अपॉइंट करेंगे। तो जो पहला कमीशन 1955 में अपॉइंट किया गया था अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ बीजी खेर, और उन्होंने अपनी रिपोर्ट 1956 में सबमिट किया था। उसको एग्जामिन करने के लिए एक कमेटी बनाई गई थी जिसके चेयरमैन थे गोविंद बल्लभ पंत। तो आपको ये सारे फैक्ट्स याद होने चाहिए। उसके बाद ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट 1963 में आया था, ये भी आपको ईयर पता होना चाहिए। रीजनल लैंग्वेज की बात करें तो आपको ये क्वेश्चन में दे सकता है कि किसी स्टेट की केवल एक रीजनल लैंग्वेज हो सकती है। तो आपको पता है कि स्टेट यहाँ पे कोई भी लैंग्वेज को अडॉप्ट कर सकता है या फिर एक से अधिक लैंग्वेज को भी वो ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द स्टेट अडॉप्ट कर सकता है। ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट में एक प्रोविज़न बनाया गया था जिसमें ये बताया गया था कि इंग्लिश जो है एक कम्युनिकेशन मीडियम होगा फॉर द कम्युनिकेशन बिटवीन यूनियन एंड नॉन हिंदी स्टेट्स। फिर जुडिशरी में कौन सा लैंग्वेज यूज किया जाता है, उसके लिए आप बेसिक्स पढ़ लेना कि सुप्रीम कोर्ट में वहाँ पे सिर्फ इंग्लिश अलाउ है। हाई कोर्ट में पहले इंग्लिश अलाउ था, बट गवर्नर वहाँ पे प्रेसिडेंट के कंसेंट के साथ ऑथराइज कर सकता है कि हाई कोर्ट में हिंदी भी यूज किया जा सकता है। फिर यहाँ पे आर्टिकल्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि जैसे कि यहाँ पे आर्टिकल 350A, आर्टिकल 350B, आर्टिकल 351, आप इन तीनों आर्टिकल्स के यहाँ पे इनका जो क्या कहते हैं आप यहाँ पे इसको पढ़ लेना। यहाँ पे जितनी भी क्लासिकल लैंग्वेज है, आपको यहाँ पे जितनी भी क्लासिकल लैंग्वेज हैं वो पता होनी चाहिए, और लेटेस्ट कौन सी लैंग्वेज क्लासिकल लैंग्वेज बनी है ये भी आपको एक आइडिया होना चाहिए। तो इस चैप्टर्स में इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं। ये चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट था। पब्लिक सर्विसेज हमारा नेक्स्ट चैप्टर है। इस चैप्टर में आप आर्टिकल्स पढ़ लेना, और उसके अलावा इस चैप्टर्स में क्वेश्चन की आने की पॉसिबिलिटी काफ़ी कम है। तो आप आर्टिकल्स यहाँ पे 308 से लेकर 314 तक पढ़ लेना। खासकर आपको आर्टिकल 312 ऑल इंडिया सर्विसेज पता होना चाहिए, और पार्ट 14 बस आप पार्ट को यहाँ पे याद रखना। फिर अगेन राइट्स एंड लाइबिलिटीज ऑफ द गवर्नमेंट, अगेन यहाँ पे आर्टिकल्स आपको ध्यान रखना है और किस पार्ट में आता है वही इंपॉर्टेंट है। इसमें ये पूछ सकता है
कि जो भी प्रॉपर्टी या फिर असेट्स थे जो वेस्टेड थे डोमिनियन ऑफ इंडिया में या फिर किसी भी प्रोविंस में या प्रिंसली स्टेट में, जब कॉन्स्टिट्यूशन हमारा स्टार्ट नहीं हुआ था, तो वो आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वो किस में वेस्ट होंगे। तो आपको बस ये बेसिक आइडिया होना चाहिए। साथ में ये क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि इंडिया का जो है जो टेरिटोरियल वाटर है वहाँ वो कहाँ तक एक्सटेंड होता है। तो आपको 12 नॉटिकल माइल्स और साथ में इंडिया का एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन कहाँ तक एक्सटेंड होता है, तो आपको 200 नॉटिकल माइल्स ये पता होना चाहिए। ये चैप्टर भी इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है प्रीलिम के हिसाब से, यहाँ से क्वेश्चंस बहुत कम आते हैं। आपको आर्टिकल 301 राइट टू प्रॉपर्टी भी याद रखना है, क्योंकि ये एक पहले फंडामेंटल राइट था, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट ये हो जाता है। देन नेक्स्ट चैप्टर स्पेशल प्रोविजंस रिलेटिंग टू सर्टेन क्लासेस। यहाँ पे आपको पार्ट 16 याद रखना है, साथ में आर्टिकल्स यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, तो आपको यहाँ पे सारे आर्टिकल्स याद होने चाहिए फ्रॉम आर्टिकल्स 330 टू 342 ए। इस चैप्टर्स में आर्टिकल्स को छोड़ के और कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है, आप सिर्फ आर्टिकल्स को अच्छे से आप याद कर लेना। हमारा नेक्स्ट पार्ट आता है, इसमें ये सब पॉलिटिकल पार्टी ये सब मेंस का क्वेश्चन है, यहाँ से प्रीलिम्स के क्वेश्चन नहीं बनते हैं। अब आता है हमारा कि कंडीशंस क्या होती है कि किसी पार्टी को हम नेशनल पार्टी या फिर रीजनल पार्टी का स्टेटस देते हैं। तो आपको ये कंडीशंस पता होनी चाहिए। जैसे कि नेशनल पार्टी के लिए 3 कंडीशंस है कि कोई भी पार्टी अगर 6% वोट पाती है वैलिड वोट्स का 4 या उससे अधिक स्टेट में, उसके साथ ही वो 4 सीट को लोकसभा में जीतती है किसी भी स्टेट से, तो उसको नेशनल पार्टी का दर्जा दिया जा सकता है। दूसरा, कोई भी स्टेट 2% सीट जीती है लोकसभा में और वो 3 या उससे अधिक स्टेट से जीतती है, तो भी उसको नेशनल पार्टी का दर्जा दिया जा सकता है। और तीसरा क्राइटेरिया यहाँ पे है कि कोई भी पार्टी जब उसको स्टेट पार्टी रिकॉग्नाइज किया जाता है 4 स्टेट्स में या उससे अधिक स्टेट्स में, तो उसको नेशनल पार्टी का दर्जा दिया जा सकता है। जैसे कि अभी आप पार्टी को दिया गया है इसी बेसिस पे। फिर इसी तरह से जो कंडीशंस होती हैं किसी भी पार्टी को स्टेट पार्टी को रिकॉग्नाइज करने का, तो मैंने यहाँ पे आपको एक ट्रिक बता रखा है, तो आप इसके माध्यम से क्या कंडीशंस होती हैं किसी भी पार्टी को स्टेट पार्टी को रिकॉग्नाइज करने के लिए, आप उसको पढ़ लेना। एक क्वेश्चन जो उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो पूछ सकता है कि अभी इंडिया में कितने नेशनल पार्टीज़ हैं, क्योंकि लास्ट ईयर और इस साल के स्टार्टिंग में ही वहाँ पे चेंजेस किए गए हैं और एक यहाँ पे नई पार्टी आपको नेशनल पार्टी का दर्जा दिया गया है। साथ में जो पुरानी पार्टियाँ थी नेशनल पार्टी, जैसे कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी या फिर ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस, इनका जो है नेशनल पार्टी का स्टेटस वापस ले लिया गया है। तो आपको पता होना चाहिए अभी करेंटली कितनी नेशनल पार्टी हैं। तो इस चैप्टर्स में यहाँ जो मैंने बताए एरियाज, वहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सेक्शन थे। ये सब क्वेश्चंस मेंस के हैं, यहाँ से प्रीलिम्स का क्वेश्चन नहीं बनता है। इलेक्शन में आपको आर्टिकल्स याद रखना है, आर्टिकल्स 324 टू 329, और आपको साथ में पार्ट 15 भी याद रखना है। इलेक्शन मशीनरी कैसे काम करती हैं, आपको उनकी हायरार्की पता होनी चाहिए बस। तो पहले सबसे आता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, उसके नीचे आता है चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर जो कि स्टेट लेवल पे होता है, उसके बाद आते हैं डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर, देन रिटर्निंग ऑफिसर जो कि पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी में वहाँ पे ये प्रिसाइड करते हैं, उसके बाद आते हैं इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर, देन प्रिसाइडिंग ऑफिसर जो एक्चुअल में वहाँ पे इलेक्शन को पोलिंग स्टेशन पे कंडक्ट कराते हैं। तो आपको ये हायरार्की पता होनी चाहिए।
एक क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि कितने वीमेन जो हैं लोकसभा इलेक्शन में, वहाँ पे अभी खासकर पार्लियामेंट में अभी कितनी वीमेंस हैं, कितनी लोकसभा में है, कितनी राज्यसभा में है। तो आप उनको देख लेना कि करेंटली अभी कितनी परसेंट अभी और नंबर ऑफ वीमेंस अभी लोकसभा में वहाँ पे हैं अभी। दूसरा एक क्वेश्चन ये भी आ चुका है कि इंडिया की लार्जेस्ट कॉन्स्टिट्यूएंसी कौन सी है, तो लद्दाख है। और सबसे स्मॉलेस्ट कॉन्स्टिट्यूएंसी कौन सी है, तो वो चांदनी चौक है। तो ये फैक्चुअल इंफॉर्मेशन आपको पता होना चाहिए। आरपीए एक्ट के बारे में मैंने आपसे पहले ही पार्लियामेंट में बता दिया था कि आपको इसके चारे प्रोविजंस याद होनी चाहिए। साथ में ही आपको आरपीए एक्ट 1951 के मेजर प्रोविजंस पता होने चाहिए, खासकर क्वालिफिकेशन एंड डिसक्वालिफिकेशन से रिलेटेड। इलेक्ट्रोल रिफॉर्म्स, ये यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर ये है, क्योंकि यहाँ पे आपको सिर्फ यहाँ पे कमेटी के नाम देखना है। ये क्वेश्चन यहाँ से भी बन चुका है। सिंपल सा क्वेश्चन आता है, तारकुंडे कमेटी किसके लिए अपॉइंट किया गया था, इसका पर्पस क्या था। बस आपको वहाँ पे ऑप्शन में होगा इलेक्शन कमीशन या फिर इलेक्ट्रोल रिफॉर्म्स, बस इतना सा आंसर। तो आपको तारकुंडे कमेटी, दिनेश गोस्वामी कमेटी, वोहरा कमेटी, इंद्रजीत गुप्ता कमेटी, या फिर नेशनल कमीशन टू रिव्यू द वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हेडेड बाय दी एम.एन. वेंकटचलैया, सेकेंड एआरसी तनख्वाह कमेटी, जीएस वर्मा कमेटी। तो आपको ये सारे कमेटी के नाम पता होने चाहिए। एक क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि जो वोटिंग एज था उसको 21 से 18 ईयर्स कब किया गया था, तो आपको 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट याद होना चाहिए। तो प्रीलिम के हिसाब से इस चैप्टर में जितने क्वेश्चन आ सकते थे मैंने आपको बता दिया है। हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर की तरफ। ये भी चैप्टर मेंस का है, यहाँ से प्रीलिम से क्वेश्चन नहीं बनते हैं। कोलिशन गवर्नमेंट में यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि जो भी यहाँ पे गवर्नमेंट बनी थी तो वो किस ईयर में जो है कोलिशन गवर्नमेंट बनी थी, और उस टाइम में प्राइम मिनिस्टर कौन थे। तो जैसे कि 1977 से 1979 में वहाँ पे मोरारजी देसाई प्राइम मिनिस्टर बने थे। अगेन 1979 से 1980 में चरण सिंह वो प्राइम मिनिस्टर बने थे। 1989 से 1990 तक वीपी सिंह प्राइम मिनिस्टर बने थे। 1992 1991 से चंद्रशेखर आज़ाद प्राइम मिनिस्टर बने थे। 1996 से 1997 तक एच.डी. देवगौड़ा प्राइम मिनिस्टर बने थे। 1997 से 1998 तक आई.के. गुजराल प्राइम मिनिस्टर बने थे। 1998 से लेके 1999 तक ए.बी. अटल बिहारी वाजपेयी बने थे। 1999 टू 2004 में अटल बिहारी वाजपेयी। तो आपको जो भी यहाँ पे कोलिशन गवर्नमेंट बनी थी उस टाइम में प्राइम मिनिस्टर कौन था और उनका किस ईयर में वो बने थे, आपको ये पता होना चाहिए। एंटी डिफेक्शन लॉ में आपको 52nd अमेंडमेंट एक्ट और ईयर याद होना चाहिए, और साथ में जो उसमें एक अमेंडमेंट हुआ था कि डिस्क्वालिफिकेशन कब नहीं होगा एंटी डिफेक्शन के अंदर, आपको वो 91st अमेंडमेंट एक्ट पता होना चाहिए। आप एक बस के क्राइटेरियाज पढ़ लेना कि डिस्क्वालिफिकेशन वो कब होंगे, जब कोई मेंबर्स पार्टी जो मेंबर्स जो है पॉलिटिकल पार्टीज़ का वो कब वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा, या फिर जब कोई इंडिपेंडेंट मेंबर्स किसी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन करता है, या फिर जो है कोई नॉमिनेटेड मेंबर्स किसी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन करता है आफ्टर 6 मंथ्स। तो आपको जो क्राइटेरिया है 3-4 आप वो देख लेना। और जो भी डिसीजन होता है एंटी डिफेक्शन पे उसका कौन लेता है, तो वहाँ पे प्रिसाइडिंग ऑफिसर, स्पीकर। तो बस आपको इतना पता होना चाहिए। साथ में इससे रिलेटेड एक केस है कि हो तो हुलहान, बस आपको केस किसके लिए था ये पता होना चाहिए। ये सब टॉपिक मेंस के हैं, यहाँ से प्रीलिम्स के क्वेश्चंस नहीं बनते हैं।
तो पॉलिटी यहाँ पे हमारा समाप्त होता है। इसके बाद इसके हम कुछ जहाँ से क्वेश्चंस बन सकते हैं अब हम देखेंगे। तो आपको जितने भी आर्टिकल्स हैं आपको वो रीड करना है। आर्टिकल्स में खासकर आप स्टार्टिंग से लेके फंडामेंटल ड्यूटीज़ तक वहाँ अच्छे से कर लेना। उसके बाद जो भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स जहाँ से आप पीवाईक्यूज देखो, जो क्वेश्चंस बार बार रिपीट होते हैं, जैसे कि फाइनेंस कमीशन, तो ऐसे जो आर्टिकल्स हैं वो आपको याद होनी चाहिए। साथ में मैंने आपको बताया था कि आपको जो मेजर यहाँ पे लिस्ट हैं उनके सब्जेक्ट्स क्या हैं वो भी पता होने चाहिए। खासकर कंकरेंट लिस्ट में जो 5 सब्जेक्ट्स ट्रांसफ़र किए गए थे स्टेट लिस्ट से कंकरेंट लिस्ट में, वो 5 आपको याद होना चाहिए। आर्टिकल्स आप जरूर कर लेना, क्योंकि यूपीपीसीएस में 3 से 4 क्वेश्चन मिनिमम आर्टिकल से आते हैं। लिस्ट में भी आप खासकर कॉन्करेंट लिस्ट का देख लेना, वहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। फिर टेबल ऑफ प्रेसिडेंट्स में आप स्टार्टिंग के 8 याद कर लेना कि सबसे पहले प्रेसिडेंट आते हैं, उसके बाद वाइस प्रेसिडेंट आते हैं, उसके बाद प्राइम मिनिस्टर, देन गवर्नर्स, देन फॉर्मर प्रेसिडेंट, देन डिप्टी प्राइम मिनिस्टर, देन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड स्पीकर ऑफ लोकसभा, देन कैबिनेट मिनिस्टर ऑफ द यूनियन, चीफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स, वाइस चेयरपर्सन नीति आयोग, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर्स, लीडर ऑफ अपोजिशन इन राज्यसभा एंड लोकसभा, होल्डर्स ऑफ भारत रत्न डेकोरेशन। तो आपको ये स्टार्टिंग के 7-8 पता होना चाहिए, ये आपको अरेंज करने के लिए दे सकता है। जो भी इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स हैं वो मैंने आपको स्टार्टिंग में चैप्टर वाइज मैंने आपको बता दिए हैं, तो आपको अमेंडमेंट्स वहीं से करोगे। यहाँ से आप करोगे तो आप काफ़ी कंफ्यूज हो जाओगे, क्योंकि यहाँ पे एक अमेंडमेंट के अंदर बहुत सारे यहाँ पे दिए हुए हैं जो कि सारे इंपॉर्टेंट नहीं है। जो भी इंपॉर्टेंट हैं मैंने आपको चैप्टर वाइज वहीं पे बता दिए थे। अब जो यहाँ पे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जहाँ से क्वेश्चंस हर बार आते हैं, कुछ चीज़ों मैंने आपको पहले ही बता दी हैं। आगे मैं आपको सिर्फ फिर से यहाँ पे आपको सजेस्ट करता हूँ कि आप इन टॉपिक्स पे थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान दे दें। उसमें पहला जो क्वेश्चन पूछ सकता है कि पहले प्रेसिडेंट कौन थे, या फिर खासकर मैंने पहले बताया था कि उन प्रेसिडेंट को आप वहाँ पे मार्क कर लें जिन्होंने अपना 5 साल का टर्म पूरा नहीं किया है। तो आप यहाँ पे डॉक्टर जाकिर हुसैन और यहाँ पे फ़खरुद्दीन अली अहमद, आप यहाँ पे 2 प्रेसिडेंट को यहाँ पे मार्क कर लें, क्योंकि इन्हें अपने 5 साल का टर्म पूरा नहीं किया है। इसी तरह से यहाँ पे कोई फीमेल प्रेसिडेंट है तो आप उसको भी यहाँ पे मार्क कर लें। और करेंटली यहाँ पे कौन से हमारे नंबर के प्रेसिडेंट हैं, तो आप 18 नंबर पे यहाँ पे जो है आप उसको याद रखिए। इसी तरह से आप जो है वाइस प्रेसिडेंट में भी आपको एक ब्रीफ यहाँ पे आइडिया होना चाहिए कि किस एक यहाँ पे जो इसकी क्रोनोलॉजिकल वे में है कि कौन से वाइस प्रेसिडेंट पहले आए थे, आपको पता होना चाहिए। प्राइम मिनिस्टर केस में आप उन प्राइम मिनिस्टर को जरूर याद रखें जो कि कोलिशन टाइम में बने थे, तो आपको कोलिशन ईयर पता होना चाहिए, साथ में उस टाइम प्राइम मिनिस्टर कौन था वो भी आपको याद होना चाहिए। डिप्टी प्राइम मिनिस्टर इंपॉर्टेंट नहीं है, आप छोड़ सकते हैं। स्पीकर केस में मैंने ऑलरेडी आपसे बता दिया है, आपको पहला स्पीकर गणेश वासुदेव मौलंकर पता होना चाहिए, और अभी करेंटली कौन स्पीकर है वो पता होना चाहिए। साथ में कोई यहाँ पे फीमेल स्पीकर रह चुकी हैं, तो यहाँ पे मीरा कुमार यहाँ पे स्पीकर रह चुकी हैं, तो आपको बस पता ही होना चाहिए। उसके बाद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, इंडिया के पहले चीफ जस्टिस कौन थे, आपको हरीलाल जी खानिया का नाम पता होना चाहिए। और करेंटली अभी कौन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, आपको ये भी पता होना चाहिए।
इंडिया के पहले जो है चीफ इलेक्शन कमीशन कौन थे? सुकुमार सेन। आपको इनका नाम जरूर याद रखना है। आपको जितनी भी यहाँ पे लिस्ट दी हुई है, आपको उसमें जरूर ये ढूंढना है कि उसमें कोई फीमेल तो नेम तो नहीं है, और जहाँ भी आपको फीमेल नेम जितने भी हैं आप काउंट कर लो, उनके नाम आप याद कर लो, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। चेयरमैन यूपीएससी के कौन थे? तो आपको दोनों याद रखना है, प्री इंडिपेंडेंट के पहले और पोस्ट इंडिपेंडेंट में। पोस्ट इंडिपेंडेंट में तो प्री इंडिपेंडेंट में सर रॉस बार्कर थे, और आपसे पूछता है कि आफ्टर इंडिपेंडेंस तो यहाँ पे एच के कृपलानी थे। आपको पहला कैग नाम याद रखना है, वी नरहरि राव थे, और करेंटली भी कौन कौन कैग है आपको ये भी ध्यान रखना है। पहले अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया एमसी सीतलवाद थे, आपको ये जरूर ध्यान रखना है। नेशनल कमीशन ऑफ फॉर वीमेन, इसमें आपको एक क्वेश्चन ये आ चुका है कि अब तक जितनी भी यहाँ पे चेयरपर्सन रही हैं नेशनल कमीशन फॉर वीमेन में, वो सारी वीमेन रही हैं। तो ये ट्रू स्टेटमेंट है, जबकि ऐसा कोई क्राइटेरिया है नहीं कि सिर्फ वीमेन ही वहाँ पे उसकी चेयरपर्सन हो सकती हैं। तो आपको ये स्टेटमेंट आ सकता है, और आपकी पहला यहाँ पे जो है कौन था यहाँ पे नेशनल कमीशन फॉर वीमेन, तो आपको वो नाम याद रखना है जयंती पटनायक का। साथ में अभी करेंटली कौन है? रेखा शर्मा, आपको इनका भी नाम याद रखना है। नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज़ में अभी करेंटली कौन है यहाँ पे, आपको ये भी ध्यान रखना है। आप इन चीज़ों को गूगल पर सर्च कर लें, जितने भी यहाँ पे आपके कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ हैं, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ हैं, उनके करेंट चेयरमैन कौन है, आप सबकी एक लिस्ट बना लें। तो यहाँ पे हमारा पॉलिटी कंप्लीट होता है। आशा करता हूँ कि आप पॉलिटी को अच्छे से कंप्लीट कर लोगे। हमारा सेकेंड रीडिंग 5 फरवरी से स्टार्ट होगा। उसमें हम पॉलिटी को एक बार फिर से क्विक टाइम में हम उसको रिवाइज करेंगे। वहाँ पे मैं आपको और अच्छे से मतलब चीज़ों को गाइड करूँगा, क्योंकि आपको एक ब्रीफ आइडिया हो गया है कि आपने एक बार अच्छे से यहाँ पे रिवीजन कर लिया है। साथ में मैं आपको जो है इसके साथ ही मैं आपको कुछ MCQ दूंगा, कुछ मोस्ट प्रोबेबल और जो क्वेश्चंस आ सकते हैं एग्जाम में, मैं आपको वहाँ पे एक PDF प्रोवाइड करूँगा क्वेश्चन की, तो आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। आप अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू रखिए। इसमें आपका 70 दिन में आपका जो हमने चैलेंज दिया है, उसमें आपको हम गारंटी लेते हैं कि आपके पूरे सिलेबस को हम 3 बार रिवाइज करा देंगे। थैंक यू वेरी मच।